जय हिंद, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी में टेस्ट 8 में हम पॉलिटी से सब लगभग 100 क्वेश्चंस को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ सॉल्व क्वेश्चंस भी है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अनुसूची 1 में क्या है? तो अनुसूची 3 लिखा हुआ है। अनुसूची 3 में क्या है? तो अनुसूची 3 में शपथ की चर्चा है ना। तो अब 3 का हो जाएगा, सीधे सामने सही सुमेलित हो जाएगा। अनुसूची 2 में क्या है? तो अनुसूची 2 में अधिकारियों सबके वेतन की चर्चा है, तो इसका यहाँ पे वेतन में लग जाएगा। अनुसूची 4 में क्या है? तो अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों की संख्या की बात की गई है, कितने सीट राज्यसभा में, तो ये यहाँ मिल जाएगा। अनुसूची 5 में क्या है? तो अनुसूची 5 में SC ST प्रशासन की बात की गई है, तो ये वहां मिल गया। अनुसूची 6 को मिलाइए, तो अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के बारे में चर्चा की गई है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 6 का यहाँ पे मिल गया। ठीक है, उसके बाद अगला है कि अनुसूची 8 में क्या है? तो अनुसूची 8 में भाषा की चर्चा है। संविधान में भाषा की चर्चा है अनुसूची 8 में। लगभग इसमें 22 भाषाओं की चर्चा है। 22 भाषा की अगर बात करें तो 22 भाषाओं में कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ये जो है सो 22 भाषा है हमारे संविधान में आधिकारिक रूप से, है ना। अगला है कि अनुसूची 9 में क्या है? तो अनुसूची 9 में पंचायत की, अनुसूची 9 में भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन की बात की गई है। अनुसूची 10 में दल बदल लाया गया था राजीव गांधी के द्वारा। अनुसूची 11 में पंचायत की बात की गई है और अनुसूची 12 में नगर पालिका। तो ये हो गया मैच। ठीक, अनुसूची 1 में भारत राज्यों का संघ की बात की गई है। ठीक है, तो 12 अनुसूची हमारे संविधान में सब खत्म हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में असत्य कौन सा है? तो संघ सूची में कौन आता है? जनगणना, सुरक्षा बैंक आदि और भी आता है, इतना ही यहाँ पे लिखा हुआ है मेन में। तो और भी है बाकी जितने सेना है ये सब। तो संघ सूची में ये 100 विषय लगभग में, संघ सूची में 100 विषय लगभग क्या, संघ सूची में 100 विषय ही आते हैं। उसके बाद राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में पुलिस, कृषि, पंचायत आते हैं। तो राज्य सूची में लगभग 61 विषय अभी वर्तमान में है। ठीक, जो पहले कितना विषय था राज्य सूची में? तो राज्य सूची में विषय था पहले 45 ना, राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब वर्तमान में 61 विषय है। अगला है कि समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में शिक्षा आता है, जनसंख्या, जनसंख्या नियंत्रण आता है, नियोजन, यानी कि समवर्ती यानी जिसपे ऐसा व्यवस्था जिसपे राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकता है, तो ये विषय है। और भी कई विषय है। तो समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय इसमें कर दिया गया है। राज्य सूची में 66 से 61 किया गया, उसका जो 5 घटाया वो समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया, तो 47 से है अभी वर्तमान में। 52 विषय समवर्ती में, 61 विषय राज्य में और 100 विषय संघ सूची में। अगला है अवशिष्ट सूची में साइबर और अंतरिक्ष आते हैं, बिल्कुल सही है। प्रथम भाषाई आयोग SK धर है, ठीक, बिल्कुल सही है। प्रथम भाषाई आयोग का जो क्या कहते हैं उसको गठन किया गया था, उसका नाम था SK धर आयोग। ठीक, अगला है कि प्रथम भाषाई राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही बात है। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का क्या किया गया था? गठन किया गया था, पेट्टू श्रीरामुलु जब अनशन में बैठ गए थे उसके बाद। अगला है भारत राज्यों का मान्यता, फजल अली, भाषाई राज्यों को मान्यता फजल अली आयोग की सिफारिश पे किया गया था। भाषाई राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। ठीक, 14 राज्य केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। उसके बाद पंजाब का गठन शाह आयोग की आलम सिफारिश पर, बिल्कुल सही है। सिक्किम का विलय 16 में 1975 को किया गया था, 36वें संविधान संशोधन से। 35वां संविधान संशोधन से सिक्किम को शाह राज्य बनाया गया और 36वें संविधान संशोधन 16 में 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया था। राज्यों का पुनर्गठन किसके द्वारा होता है? तो संसद के द्वारा होता है, विधानमंडल की अनुमति से। बिल्कुल गलत है ही। तो कौन सा असत्य पूछा है? तो ऑप्शन नंबर 10 जो है सो क्या है? असत्य है। राज्यों का पुनर्गठन संसद की अनुमति से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में असत्य है। नागरिकता कानून संसद बनाते, बिल्कुल सही बात है। नागरिकता का समापन अनुच्छेद 6 में किया गया है, बिल्कुल सही बात है। पंजीकरण 7 वर्ष में होता है, पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त, बिल्कुल सही बात है। देशीकरण में 10 साल से नागरिकता प्राप्त होता है, बिल्कुल सही बात है। और दोहरी नागरिकता का प्रकार दोहरी, बिल्कुल गलत बात है। भारत में नागरिकता का प्रकार क्या है? एकहरी नागरिकता, यानी कि केवल देश का नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। राज्यों और के देश का अलग अलग नागरिकता नहीं है, तो दोहरी नागरिकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 5 क्या है? इसका गलत है, असत्य है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो राष्ट्रगान, राष्ट्रगान हमारा जनगण मन है, तो राष्ट्रगान यहाँ जनगण मन हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। राष्ट्रगीत की बात करें तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, वंदे मातरम। ठीक,
सुजलाम सुफलाम मलयज शतलाम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, ये वाला तो इसे भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्र चिन्ह की बात करें तो राष्ट्र चिन्ह हमारा अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ की बात करें तो इसे 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज जो है सो हमारा तिरंगा है, उसका जो डिजाइन करता थे यानी कि वो है पिंगली वेंकैया ने किया था झंडा को डिजाइन, तो पिंगली वेंकैया ने किया था। झंडा को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी, तो 1773 में हुई थी। 1773 के क्या कहते हैं उसको, 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था उससे ही कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, तो एक का 1773 होगा। भारत में द्वैध शासन का प्रारंभ क्या हुआ था? द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, ठीक। तो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ गया था 1784, इसका मिल जाएगा। द्वैध शासन का अंत कब किया गया? तो द्वैध शासन का अंत हो गया था 1858 में, तो 1858 इसका हो जाएगा। राज्यों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी वर्ष 1919 में, तो राज्यों में द्वैध शासन मिल जाएगा वर्ष 1919 से। राज्य में द्वैध शासन, ठीक। इसका राज्य में द्वैध शासन का अंत कब हुआ था? राज्य में द्वैध शासन का जो अंत हुआ था वो हुआ था वर्ष 1935 में, ठीक। और तो वर्ष 1935 में हुई थी, तो ये भी सही है, बिल्कुल सही सुमेलित है, ये सही सुमेलित है। केंद्र में द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ था वर्ष 1935 में ही, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, तो 1935 में सही हो जाएगा। शिक्षा पर 1 लाख खर्च कब किया गया? तो 1813 में किया गया था, तो वो भी सही है, ठीक। अगला है, कंपनी के एकाधिकार, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कब कर दिया गया? तो एकाधिकार को जो समाप्त किया गया था वो किया गया था 1833 में, तो 1833 की बात करें तो सही, ये भी सही सुमेलित है 1833 में। भारत का शासन ब्रिटेन के राजा को कब दिया गया? तो 1858 में ब्रिटेन के राजा को दिया गया था भारत का शासन, तो इसका यहाँ पे हो जाएगा 1858। और भारत का शासन ब्रिटेन की रानी को दिया गया था 1876 में, तो यहाँ से मिल जाएगा। विभागीय प्रणाली कब आई थी? तो विभागीय प्रणाली जो डिपार्टमेंटल पोर्टफोलियो है 1861 में जो है सो आया था, तो 1861 हो जाएगा। मुस्लिमों को पृथक क्षेत्र कब दिया गया? तो 1909 में दिया गया मुस्लिम को पृथक क्षेत्र, तो 1909 हो जाएगा, ठीक। इसका यहाँ हो जाएगा। संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं? तो संविधान का ब्लूप्रिंट जो है सो भारत शासन अधिनियम 1935 को कहा जाता है, तो ब्लूप्रिंट 1935 मिल जाएगा यहाँ पे। और बर्मा को भारत से अलग भी 1935 में कर दिया गया, तो ये सारे सुमेलित हो गए। अब अगला प्रश्न है, अगला है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो संविधान सभा में कुल सदस्य, तो कुल सदस्य संविधान सभा जब गठन हुआ था तो 389 था, ठीक। 389 यानी कि 389। जब भारत का विभाजन हो गया तब उसमें जो है सो 299 बचा था, 200 कितना बचा था? 99। और उसमें जब सिग्नेचर करने की बारी आई तो हस्ताक्षर जो संविधान पे किया गया वो किया गया 284 के द्वारा, और उसमें 8 महिलाएं भी क्या थी? सिग्नेचर मतलब की थी, ठीक। और संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी? तो 15 थी, जिसमें 8 ने क्या किया? साइन किया है संविधान पे के मूल प्रति पे, ठीक। और इसमें 284 ने क्या किया है? साइन किया है, ठीक है। अगला है, अंतरिम सरकार की बात कब की गई? तो अंतरिम सरकार की बात जो है वो किया गया था, आपको अंतरिम सरकार की जो बात है, अंतरिम सरकार की बात भी कैबिनेट मिशन के द्वारा ही की गई थी, तो ये सही बात, सही सुमेलित है। संविधान निर्माण कैबिनेट मिशन जो फरवरी 1940 में आया था उसके द्वारा हुआ, ठीक, सही बात है। निर्माण की शुरुआत, प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है सो अम्बेडकर थे, तो यहाँ अम्बेडकर साहब। संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था, उस दिन मनाया जाता है। एक संविधान की अंतिम बैठक की बात करें तो अंतिम बैठक संविधान की हुई थी 24 जनवरी 1950 को, ठीक। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के सलाहकार की बात करें तो वह है बी एन राव, और संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें तो वो अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, और अस्थायी की बात करें तो वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में असत्य है, कौन सा असत्य है उसको चुनना है। तो नागरिकता मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय व्यवस्था राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है, बिल्कुल जो है सो राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है, बिल्कुल वहां के महारानी के समझ, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मूल अधिकार महाभियोग सर्वोच्च न्यायालय पुनरावलोकन उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया, बिल्कुल सही बात है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, बिल्कुल सही बात है। जबकि राज्यपाल तथा अवशिष्ट सूची कनाडा से लिया गया, बिल्कुल सही बात है। संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, जबकि आपातकाल जर्मनी से लिया गया, बिल्कुल सही बात है। आपातकाल में राष्ट्रपति आपातकाल
और राजकीय आपातकाल जर्मनी से ली गई है और वित्तीय आपात अमेरिका से ली गई है। गणराज्य की व्यवस्था सोवियत संघ से लिया गया, बिल्कुल गलत बात है, यही सत्य है। ऑप्शन नंबर 5, गणराज्य की व्यवस्था फ्रांस से ली गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना से संबंधित निम्न कथनों में से असत्य को चुने। तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई, बिल्कुल सही है। प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, बिल्कुल इसका सही बात है। प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट संविधान की आत्मा कहता है, बिल्कुल सही है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष एकता एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया, बिल्कुल सही बात है। केशवानंद ने सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना, अब बेरुबरी विवाद में प्रस्तावना को अंग नहीं माना, बिल्कुल गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर 6 जो है सो यही असत्य है, यानी कि गलत है, क्योंकि केशवानंद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना था और बेरुबरी में नहीं माना था शुरू में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर 6 जो है सो क्या है, इसका असत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार नहीं है। तो हड़ताल करना मूल अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चक्का जाम करना बिल्कुल नहीं है। वोट करना ये भी नहीं है। आवास का अधिकार ये भी नहीं है। रोजगार ये भी नहीं है। उपयुक्त में सभी, ऑप्शन नंबर 6 इसका क्या है, सही है, यानी कि कोई मूल अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो मूल अधिकार की बात करता है, तो मूल अधिकार जो है सो मूल अधिकार को किस में मिलाएंगे। तो मूल अधिकार जो है सो आपका मिल जाएगा, मूल अधिकार को मिला सकते हैं हम 6 प्रकार में, क्योंकि मूल अधिकार वर्तमान में 6 प्रकार का है, ठीक है ना। मूल अधिकार वर्तमान में 6 प्रकार है, पहले 7 प्रकार का था। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटा दिया गया, तो अब वर्तमान में 6 प्रकार का बचा है, ठीक है। ठीक है, वो 6 प्रकार जो है सो आपका स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, क्या कहते हैं उसको, पहला समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संविधान उपचार का अधिकार। ये 6 अधिकार जो है मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। प्रतिबंध कौन लगा सकता है। तो प्रतिबंध संसद लगा सकती है। निलंबित राष्ट्रपति कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति मिल जाएगा। रक्षक कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रक्षक है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है मूल अधिकार के उल्लंघन के मामले में, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। अस्पृश्यता का अंत की बात है तो अनुच्छेद 17 में। निजता का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करती है तो वो भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो वो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। अल्पसंख्यक की रक्षा की बात यानी कि हितों का संरक्षण की बात करें तो अनुच्छेद 29 के अंतर्गत आता है। बच्चों का आरक्षण यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना में नहीं लगा सकता, तो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है। कानून की समानता अनुच्छेद 14 में है और संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, क्योंकि ये मूल अधिकार के मामले में व्यक्ति को उल्लंघन के मामले में व्यक्ति को डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जाने की शक्ति प्रदान करता है, यानी कि संविधान उपचारों का अधिकार इसमें दिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की निर्वाचक प्रणाली में शामिल होता है कौन कौन। तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सभी शामिल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के खाली पद को कितने दिन में भरा जाता है। तो 6 महीना में भरा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के खाली पद को भरने के लिए आया राष्ट्रपति कितने वर्षों तक रहता है। तो बचे हुए कार्यकाल, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति किसी का जूठा नहीं खाता है, तो बचे हुए कार्यकाल नहीं बल्कि 5 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति की जमानत राशि 15,000 जब्त कर ली जाती है यदि उसे कुल मत का कितना भाग न मिले। तो कुल मत का अगर 1/6 भाग नहीं मिले तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक तथा अनुमोदकों की संख्या क्या होती है। तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि यदि किसी व्यक्ति को कम से कम 100 सांसदों से क्या है इसकी पहचान है तो राष्ट्रपति के लिए खड़ा हो सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं। तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की चर्चा किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति की क्या है, चर्चा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, महाभियोग के बारे में निम्नलिखित कथनों में सत्य कौन सा है, असत्य कौन सा। असत्य है, किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है महाभियोग, बिल्कुल सही है। इसे प्रारंभ करने के लिए 1/4 मत की आवश्यकता होती है, भी बिल्कुल सही है। इसे पारित करने के लिए 2/3 मत की आवश्यकता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरे सदन भेजने से पूर्व 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है, बिल्कुल सही है। महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में इसे अमेरिका से लिया गया, बिल्कुल सही बात है। राजेंद्र प्रसाद पर महाभियोग प्रारंभ की गई थी, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर 6 जो है सो क्या है, इसका गलत है। अभी तक कोई राष्ट्रपति में महाभियोग प्रारंभ नहीं की गई है, तो ऑप्शन नंबर 6 क्या है, गलत है। अगला प्रश्न, एक निर्वाचित संसद संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो ये किया गया था ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन 1946 के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है, संविधान की संशोधन पद्धति दक्षिण अफ्रीका से ली गई, बिल्कुल सही है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया का है, सही है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत अमेरिका से लिया गया, बिल्कुल सही है।
आपात, आत गलत लिखा गया, आपात होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आपात की उपबंध कहाँ से, फ्रांस से ली गई है, बिल्कुल गलत है कि आपात जो है तीन प्रकार का है भारत में, राष्ट्रीय, राजकीय और वित्तीय आपात। तो राष्ट्रीय और राजकीय आपात अमेरिका से लिया गया है, और वित्तीय आपात सॉरी राष्ट्रीय और राजकीय आपात जर्मनी से ली गई है, और वित्तीय आपात अमेरिका से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न क्या है, सुमेलित नहीं है, गलत मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, सही है। कार्य संचालन समिति एच.सी. मुखर्जी, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय समिति एच भारतीयार, बिल्कुल सही है। देशी रियासत समझौता समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल गलत है। देशी रियासत से समझौता डॉक्टर कह रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या है, सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, सुमेलित निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लोक कल्याण की बात की गई है, तो लोक कल्याण की बात है अनुच्छेद 38 में, ठीक है। स्त्री पुरुष को समान वेतन अनुच्छेद 39 में, पंचायत की बात अनुच्छेद 40 में, प्रसूति सहायता अनुच्छेद 42 में, समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में, शराब पर प्रतिबंध अनुच्छेद 47 में, SC ST की क्या है वो अनुच्छेद 46 में है SC ST की बात, और 8 में पशु बलि पर प्रतिबंध, पशु बलि और कृषि का पशुपालन जो है सो ये अनुच्छेद 48 में, कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक अनुच्छेद 50 में, और अंतर्राष्ट्रीय शांति 51 में दी गई है, और 51 के क में दिया गया है मौलिक कर्तव्य के बारे में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन 1954 में होता है। राष्ट्रपति का कोटा अनुच्छेद 55 में है। राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना, ये पद का रिक्त होना अनुच्छेद 62 में है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 में है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 87 में है। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते किसी, तो धन विधेयक को नहीं लौटा सकते। संघ की कार्यपालिका बात अनुच्छेद 73 में है। केंद्र सरकार के कार्यों का संचालन अनुच्छेद 77 में है। लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में है। बात करें संसद की, तो संसद की चर्चा 79 में है, राज्यसभा की चर्चा 80 में, और लोकसभा की चर्चा 81 में। सत्र क्या होता है, और सत्रावसान की चर्चा अनुच्छेद 85 में है, जो राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो ये अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता नहीं, माने अध्यक्षात्मक सरकार भारत में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर संविधान में बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस आगे जितने क्वेश्चन है वो टिक लगा हुआ है। अगला प्रश्न, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है, तो इसका सही उत्तर भारत, भारत में ही शून्यकाल के सबसे प्रथम क्या किया गया था, व्यवस्था की गई थी। 12 बजे से 1 बजे तक ये किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है, तो ये भारत राज्यों का यूनियन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर, पहले से टिक लगा हुआ है आगे सब में। अगला है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो किसके द्वारा, जन्म के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण द्वारा प्राप्त की जा सकती है, किसी विभाग को सम्मिलित करने पर वहाँ के नागरिक को नागरिकता दी जा सकती है। इन भारतीय बैंक में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधि यानी कि कम्युनल एक्ट जो है सो उसकी बात की गई थी 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, संघीय कार्यपालिका व्यवस्था संविधान के किस भाग में की गई है, तो संघीय कार्यपालिका अनुच्छेद भाग 5 में है, ठीक, जिसमें संघ की चर्चा है। भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में नागरिकता की बात है। भाग 3 में मूल अधिकार की बात है। भाग 4 में DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है, तो संसद को अनुच्छेद 11 के तहत भारत की नागरिकता के संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त किया गया। बात करें यदि अनुच्छेद 5 की, तो अनुच्छेद 5 में जो है सो संविधान में प्रारंभ में नागरिकता की बात है। अनुच्छेद 9 की बात करें तो भारत में जो नागरिकता का जो समापन है उसकी बात है अनुच्छेद 9 में, ठीक है। विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है, उसकी बात है। अनुच्छेद 10 की बात करें तो अनुच्छेद 10 में जो है सो नागरिकता के अधिकार को बना रहना की बात है कि कैसे कैसे भारत की नागरिकता बनी रहेगी यदि वो कोई देश विरोधी कार्य नहीं करता है, इस सब के संबंध में। अगला प्रश्न है क्या है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सब सुमेलित है, पहले से हम कर दिए हैं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात सुप्रीम संबंधी विवाद कहा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सही बात है। मंत्रिपरिषद तथा मंडल अध्यक्ष, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, बिल्कुल सही है, मिला हुआ है। मंत्री किसी मंत्री व्यक्ति रूप से उत्तरदायी होता है, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं मंत्री। और पार्लियामेंट शब्द कहाँ से आया, तो फ्रेंच भाषा का शब्द है। जर्मनी संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा की सदस्यता अधिकतम संख्या तो 250 है, अभी वर्तमान में 245 इसमें चुने जाते हैं, ठीक है। विधानसभा की सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है, अधिकतम संख्या, बिल्कुल सही बात है। और प्राकलन समिति की सदस्य संख्या कितनी होती है, तो 30 होती है प्राकलन समिति, जिसमें सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं, ठीक। अगला है कि लोक लेखा समिति के में राज्यसभा की सदस्य की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। लोक लेखा समिति में
22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है, तो राज्यसभा में लोक लेखा समिति के 7 सदस्य। विवादित विधेयक पर जांच कौन करता है? तो प्रवर समिति जांच करता है। ठीक। अगला है कि बजट द्वारा निकाले गए धन की जांच कौन करता है? तो लोक लेखा समिति बजट द्वारा लिखाए गए धन की जांच करता है, जिसके अध्यक्ष जो है सो विपक्ष के नेता होते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक, संयुक्त अधिवेशन की चर्चा लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है? अच्छा थोड़ी होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है सो प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री कहाँ से होंगे? परिषद अध्यक्ष, सदस्य सदस्य मुख्यमंत्री होंगे राज्यपाल का, राज्य का। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल, कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल, बिल्कुल राज्य में राज्यपाल होंगे, सही बात है। वोट देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, बिल्कुल सही बात। चुनाव आयोग एक संवैधानिक पद है, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न है, जिसकी संविधान आयोग की 324 में आर्टिकल में भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो 3 प्रकार की गई है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात हमारे संविधान में की गई है। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको प्राप्त है? तो मौलिक अधिकारों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है। तो अगर एक ऑप्शन टिक करे तो ऑप्शन नंबर ए इसका टिक करेंगे। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं मूल अधिकार के उल्लंघन के मामले, और अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यविधि का परीक्षण करती है? तो अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यविधि का परीक्षण उत्प्रेषण के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो भारत की विदेश नीति यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात अनुच्छेद 51 में की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला है प्रश्न है कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है किसमें? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य ही है कि कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि अटॉर्नी जनरल की बात है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की, बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल की भी नियुक्ति करना है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था किस कौन दी जाती है? तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। तो ऑप्शन ये बलवंत राय मेहता समिति में मिलान हो गया। द्विस्तरीय की बात की गई थी अशोक मेहता के द्वारा। पंचायतों का संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को दिया गया था। 1993 को, ठीक, 1993 को दिया गया। मुखिया त्याग पत्र किसे देता है? तो जिला पंचायत को देती है। राज्य पंचायत स्तर का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराती है, बिल्कुल सही बात। पंचायती राज का उद्देश्य क्या है? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण है पंचायती राज का क्या उद्देश्य है। ठीक है। उसके बाद पंचायत की चर्चा की बात करें तो पंचायत की चर्चा जो है सो अनुच्छेद 243 में की गई है। 1 से 15 तक शायद इसका जो है सो अनुच्छेद है, क्लॉज है उसका। पंचायत समिति की गणपूर्ति की बात करें तो 1/3 है पंचायत समिति की गणपूर्ति, यानी कि इतने समिति सदस्य आएंगे तो वहाँ की कार्रवाई शुरू हो सकती है। नगर पालिका की चर्चा भाग 9 में 12वीं अनुसूची में की गई है। ठीक है। उसके बाद SC/ST प्रशासन की बात भाग 10 में की गई है, जो कि अनुच्छेद 244 में रखा गया। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, बिल्कुल सही है, और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, बिल्कुल सही बात है। अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, अनुपातिक पद्धति के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अनुपातिक पद्धति भी है इसका। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अनुपातिक पद्धति से गुप्त मतदान होता है, अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के वीटो शक्ति है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सा वीटो शक्ति है? तो पूर्ण वीटो बिल्कुल नहीं है, अभी पॉकेट वीटो है, निलंबित वीटो है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी है। पहले ये भी था तो इसे हटा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर पूर्ण वीटो यानी कि एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो तो अभी नहीं है। ठीक, तो अगर इसमें मारा जाए ऑप्शन में तो पॉकेट वीटो और निलंबित वीटो है। ठीक है। तो पूर्ण वीटो किसी भी राष्ट्रपति के पास होता है तो डी मार सकते हैं, वैसे 2 अभी है वर्तमान में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? तो ये वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा अनुच्छेद 112 में, बिल्कुल सही है। विनियोग विधेयक 114 में, ठीक है। भारत की संचित नीति की चर्चा अनुच्छेद 266 में है। बजट शब्द की चर्चा कहीं पे भी संविधान में नहीं है, उसके स्थान पे वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द की चर्चा है। ठीक है। जो बजट आता है सबसे हर एक वर्ष फरवरी में, 1 फरवरी को शायद, ठीक है, तो वो
उसकी चर्चा, बजट की चर्चा नहीं है, वहां पे वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है संविधान में। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 50। अगर 50 एमपी चाहे तो अविश्वास प्रस्ताव क्या कर सकते हैं, तो ला सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा की अनुमति से, लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो कार्यपालिका विधायिका के रहकर अधीन कार्य करती है, कि विधायिका जो भी कानून बनाती है कार्यपालिका उसे लागू करती है, तो न्यायपालिका उसकी समीक्षा करता है। लोकसभा का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो संसद को कहा जाता है। लोकनिधि का अभिभावक तो संसद है, ठीक। जो भी लोकनिधि है उसका अभिभावक संसद है। अगला प्रश्न है, क्योंकि संसद के बिना किसी अनुमति के कोई पैसा निकल नहीं सकता है। भारत सरकार में सबसे उच्च पद का सिविलियन अधिकारी कौन होता है? तो ये मंत्रिमंडल सचिव यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, सबसे हाई रैंक के जो सिविल ऑफिसर जिसे कहते हैं वो। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के गठन के संबंध में प्रस्ताव प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो लोकसभा के गठन का प्रस्ताव अनुच्छेद जो है सो 81 में दिया गया है। अनुच्छेद 79 में संसद की चर्चा, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की, अनुच्छेद 81 में क्या है, लोकसभा की, ठीक है। और यदि हम अनुच्छेद 76 की बात करें, अगला सवाल है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा का सचिवालय। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या है, सही उत्तर है पहले से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची पर संसद कानून बना सकती है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू कराने के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो साधारण विधेयक के संबंध में होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति परिस्थिति के अनुसार अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर सविशेष सभी मूल अधिकार को निलंबित कर सकती है? तो जब देश में आपातकाल लगा हो तब जो है सो ऐसा किया जा सकता है कि राष्ट्रपति 20-21 अनुच्छेद छोड़ करके बाकी अधिकारों को निलंबित, मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद राष्ट्रीय आपात की बात कब की गई है? तो राष्ट्रीय आपात की चर्चा जो है सो अनुच्छेद 352 में की गई है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन कहाँ है भाई? तो ये लिखा कहाँ गया है कि निलंबित किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपात की चर्चा तो, घोषणा की चर्चा तो 352 में है, लेकिन ये जो लिखा है निलंबन की बात, राष्ट्रपति 20-21 को छोड़कर निलंबित कर सकती है, ये बात निलंबन की चर्चा अनुच्छेद 359 में। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें हम 358 की, तो 358 में ये लिखा गया है कि अनुच्छेद आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 जो है सो अनुच्छेद 19 के निलंबन की बात की गई है, ठीक। उसके बाद अनुच्छेद 355 में जो है सो अनुच्छेद 355 में यह कहा गया है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति जब होगी तो उससे रक्षा करने का जो है सो कर्तव्य जो है सो किसका होगा? तो जो है सो संघ का जो है सो कर्तव्य होगा। 363 में तो यह कहा गया कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता या करार से अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसमें न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। अगला प्रश्न है, दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए चांसलर पद पर कौन होता है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर पद पर उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही हो जाएगा, सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो परिसीमन आयोग 82, राष्ट्रपति की क्षमतान शक्ति 72 सही है। राज्यसभा के सभापति उपसभापति की चर्चा 108 बिल्कुल नहीं। 108 में तो संयुक्त अधिवेशन की चर्चा है। गणपूर्ति कोरम की चर्चा 100 में बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी सम्मिलित नहीं है, तो सी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सूचीगत को शेड्यूल से मिलाइए। तो लोक लेखा समिति स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं, याचिका समिति तदर्थ समिति कहते हैं, स्टॉक बाजार स्कैम या संयुक्त समिति तो वित्तीय समिति है, और विभागीय समिति कार्यकारी समिति है, ठीक है। तो ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, तो ए का 2 कहाँ गया भाई? ए का 2 बी का 1, सी का 3, ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1 नहीं है इसमें, सी का 4 है और डी का 1 है, डी का 4 कौन ऑप्शन है भाई? ऑप्शन सब गलत है, ठीक। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत है? तो अनुच्छेद 137 में ऐसा कहा गया कि यदि उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा निर्णय और आदेश को फिर से एक बार रिव्यू कर सकती है, तो 137 के द्वारा, ठीक। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज तक किसी दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी थी? तो गोलकनाथ केस में बनी थी। 11 जज थे, उससे सबसे ज्यादा बनी थी 13 जज वाला, वो केशवानंद भारती केस था।
अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 132 के तहत अपीलीय अधिकार दी गई है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है, तो किसके द्वारा? तो विधानसभा के द्वारा। तो अब राज्य का राज्यपाल अगर जारी करता है ऑर्डिनेंस, ठीक है, आर्टिकल किसके द्वारा? तो 213 के द्वारा, ठीक। और 123 के द्वारा जो है सो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जारी करते हैं, तो उसको संसद अनुमोदित करती है और इसे राज्यपाल का विधानसभा अनुमोदित करती है, संसद यानी कि लोकसभा। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 368 से 381 तक इसकी बात की गई है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो वन संवर्ती सूची में, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज संवर्ती सूची में नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज जो है जो संघ सूची की बात की गई है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक ये संघीय सूची में, लोक व्यवस्था राज्य सूची में, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के वित्त आयोग का कार्य नहीं है? तो भारत के वित्त आयोग का कार्य का विभाजन है, बिल्कुल सही है। उत्पादन शुल्क का विभाजन है, व्यापार कर का विभाजन है, लेकिन सहायतार्थ अनुदान निर्धारण ये इसकी बात वित्त आयोग नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में वित्त आयोग जो है सो 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है सो अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। पिछले 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एन के सिंह, ठीक है, एन के सिंह थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? तो योजना आयोग और राज्य सरकार के बीच राष्ट्रीय विकास परिषद, क्योंकि इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसके सदस्य प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा, ठीक, 1919 के द्वारा 1900। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है? तो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को, तो ठीक, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन प्रणाली के द्वारा प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है, बहुमत शासन को नहीं, बहुमत शासन को नहीं, बल्कि अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व को अनुपातिक प्रतिनिधित्व किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग नहीं है? तो ये राजनीतिक व्यवस्था का अंग है, इस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है। तो दलीय व्यवस्था राजनीति में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान संशोधन हो सकता है कितने से? तो कम से कम 2/3 बहुमत से, ठीक है। सरकारी भाषा में संबंधी प्रावधान में संशोधन हो सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन पंचायतों के संरक्षण की बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? तो पंचायतों का संरक्षण राज्य के विधानमंडल में होती संरक्षण की बात की गई है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंचायती राज को किसके द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? तो पंचायती राज को भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा एक अंतर्गत एक स्वशासन इकाई के रूप में गठित किया गया था। यह वर्ष 1993 में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र भाषा से नहीं, राष्ट्र संघ से नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ से एमनेस्टी इंटरनेशनल का संघ नहीं है, सामान्य सभा यानी कि जनरल असेंबली है संयुक्त राष्ट्र सभा में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है, ट्रस्टीशिप काउंसिल भी है, लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल एक एनजीओ है जिसको प्रतिबंध कर दिया गया भारत के द्वारा, क्योंकि भारत के खिलाफ हरदम बोलते रहता था। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न है कि सीमा प्रबंध विभाग निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से एक विभाग है, तो किसका है? ये गृह मंत्रालय का विभाग है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आपातकाल से संबंधित कथनों में असत्य कौन सा है? तो राष्ट्रीय आपात को संसद द्वारा 30 दिन के अंदर अनुमोदन आवश्यक है, बिल्कुल सही है। इसे 6 माह के अनुमोदन के बाद अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात को 6 महीना तक अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। केवल राजकीय आपात को 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, 6 महीना करके। अब तक इसे 3 बार लगाया गया, बिल्कुल सही बात। 62, 71 और 1900 में लगाया गया, 1975 में लगाया गया है। 62, 71 और 1975 में लगाया गया आपातकाल। हाँ बिल्कुल सही है। जब मंत्रिमंडल से लिखित सिफारिश से होता है, बिल्कुल सही बात है, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश से ही आपातकाल लगता है। राष्ट्रपति इसे स्वयं लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 5 जो है सो इसका क्या है? गलत है, यानी कि असत्य है। राष्ट्रपति के लिखित सिफारिश पे लगाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मंत्रिमंडल की चर्चा किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 74 में मंत्रिमंडल की चर्चा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति की चर्चा किस अनुच्छेद में? तो उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा अनुच्छेद 63 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में है। अगला प्रश्न है, संसद की गठन की चर्चा कितने में? तो 79 में अनुच्छेद में, अनुच्छेद 81 में
लोकसभा और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की चर्चा है। अगला प्रश्न, लोकसभा के अध्यक्ष का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा किसमें है? तो अनुच्छेद 93 में लोकसभा के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष की चर्चा। अनुच्छेद 89 में जो है सो क्या कहते हैं उसको, उपसभापति और राज्यसभा के उपसभापति और सभापति की चर्चा है। अनुच्छेद 100 में जो है सो गणपूर्ति की चर्चा। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की चर्चा है। अगला प्रश्न है, गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 1/10 होती है। यदि लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10 अगर वर्तमान में उपस्थित है तो लोकसभा की कार्रवाई या किसी भी संसद की कार्रवाई मतलब कि शुरू की जा सकती है, प्रारंभ की जा सकती है। अगला प्रश्न है, संसद का सबसे बड़ा सत्र कौन सा होता है? तो यह बजट सत्र सबसे बड़ा होता है, जो कि लगभग फरवरी से मई तक चलती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति विधेयक पर अपना अनुमति देते हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 111 के अंतर्गत अपना अनुमति देते हैं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, धन विधेयक की चर्चा किसमें? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की चर्चा है। अगला प्रश्न है, बजट का प्रावधान किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा अनुच्छेद 111 में है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 6 माह होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यदि संसद कुछ 6 महीने के अंदर अगर संसद की सत्र स्टार्ट होता है तो अध्यादेश की जो अवधि होती है वो 42 दिन की होती है। 42 दिन के अंदर उसको संसद से पास कराना होता है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट का गठन की चर्चा किसमें है? तो सुप्रीम कोर्ट की गठन की चर्चा अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है। अगला प्रश्न है, तदर्थ न्यायाधीश की चर्चा किसमें? तदर्थ न्यायाधीश यानी कि एडहॉक जज की चर्चा 127 में है। ठीक, अगला प्रश्न है, सीएजी रिपोर्ट की जांच करती है कौन? तो लोक लेखा समिति जांच करती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के पद को परिभाषित किया गया है किसमें? तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की चर्चा किया गया है कहाँ? तो अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की चर्चा है। अगला प्रश्न है, महाधिवक्ता का प्रावधान किसमें है? तो महाधिवक्ता यानी कि राज्य महाधिवक्ता होते हैं और केंद्र में महान्यायवादी होते हैं। तो एडवोकेट जनरल की चर्चा, एडवोकेट जनरल कर रहे हैं, क्या करें उसको, एडवोकेट जनरल की चर्चा 165 में। अगला प्रश्न है, विधानमंडल का प्रावधान किसमें है? तो विधानमंडल 168 में इसके प्रावधान है। विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद 171 में है और विधानसभा अनुच्छेद 170 में की गई है। विधान परिषद चूंकि सभी राज्यों में नहीं है इसलिए विधान परिषद के गठन की चर्चा अनुच्छेद 171 में की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विधान परिषद किसी विधेयक को कितने दिन तक रोक सकता है? तो 4 महीना रोक सकता है। विधान परिषद की 4 महीना रोक सकता है किसी विधेयक को। अगला प्रश्न, विधान परिषद में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? तो विधानसभा में के अधिकतम सीटों की संख्या के 1/3 विधान परिषद के सदस्यों की संख्या होती है। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500 होती है और विधान परिषद में अधिकतम सीटों की संख्या विधानसभा के सीटों की संख्या के 1/3 होती है। ठीक, अगला प्रश्न है, हाईकोर्ट का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 214 में हाईकोर्ट का प्रावधान किया गया है और इसी को इधर कर दें तो अनुच्छेद क्या कहते हैं उसको, 124 में जो है सो सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है। अगला प्रश्न है, पंचायतों से संबंधित निम्नलिखित में से कथनों से असत्य कौन है यानी कि गलत कौन है? महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हैं पंचायतों में। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत है, सही बात है। भारत पंचायत की सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए बनाया गया है, सही बात है। पंचायतों के कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसकी पहली बैठक से होती है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? गलत है, क्योंकि पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कम से कम महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित है। ये कथन क्या है? गलत है। अगला प्रश्न, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था 73वां संविधान संशोधन, जिसमें पंचायतों के बारे में चर्चा है। अगला प्रश्न, गैर संवैधानिक निकाय कौन सा है? तो गैर संवैधानिक निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद भी है, राष्ट्रीय योजना आयोग भी है, तो दोनों है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न, वित्त आयोग का कार्यकाल होता है कहाँ? तो वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में इसकी तो चर्चा अनुच्छेद संविधान के 280 में वित्त आयोग की बात करें वित्त आयोग की तो वर्तमान में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। ठीक, 16वें वित्त आयोग की गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है 16वें वित्त आयोग के। इससे पहले 15वें वित्त आयोग थे एनके सिंह और सबसे पहला जो वित्त आयोग थे उसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असत्य कौन है? तो प्रथम संविधान संशोधन 1981 नहीं 151, यही असत्य है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया था भूमि सुधार एवं जमींदार उन्मूलन के लिए। 36वां संविधान संशोधन सिक्किम को पूर्ण राज्य यानी कि 22वां राज्य के रूप में दिया गया। 42वां संविधान संशोधन लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। 44वां संविधान संशोधन संपत्ति का अधिकार को समापन किया गया वर्ष 1978 में। 52वां संविधान संशोधन तल बदल दिया गया। ठीक, 61वां संविधान संशोधन में मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 की गई, सही है। 73वां संविधान संशोधन यानी पंचायत लाया गया। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन में पंचायत की व्यवस्था की गई। ठीक है, चौबीस अप्रैल 1993 को। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को इसकी जो है संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका की व्यवस्था। 84वां संविधान संशोधन में संसद में सीटों की संख्या
समायोजन की बात है। 91वां संविधान संशोधन में मंत्रिमंडल का आकार 15% ही होना चाहिए। मंत्रिमंडल का आकार लोकसभा के सदस्यों का वो है। और 122वां संविधान संशोधन विधेयक में जीएसटी की चर्चा है, जिसको 101वां संविधान संशोधन अधिनियम से जीएसटी को लागू किया गया। 125वां संविधान संशोधन विधेयक की बात करें तो इसमें सवर्णों को 10% आरक्षण की बात की गई, यानी कि जनरल जाति के लिए 10% का आरक्षण की बात की गई है। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान अब तक कितनी बार लगाया है? तो अभी तक वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है, केवल वित्तीय आपात एक भी बार नहीं लगाया है। बात करें आपातकाल की तो राष्ट्रीय आपात की चर्चा जो उद्घोषणा 352 में, राजकीय आपात 356 और 360 में वित्तीय आपात की चर्चा है अनुच्छेद में। तो 300 अनुच्छेद राष्ट्रीय आपात जो है सो अभी तक 3 बार लगाया गया है, 62, 71 और 75 में लगाया गया है। वित्तीय आपात नहीं लगाया गया, राजकीय आपात लगाया बहुत बार गया है। आगे हम पढ़ेंगे जीएस रिवीजन में सबसे पहले पॉलिटी के रिवीजन से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।